everyone, welcome to our channel. So in this lecture we will be discussing about industrial sector. तो हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, उसका क्या ग्रोथ था, क्या पैटर्न था, सब कुछ. सो एवरीथिंग जस्ट अबाउट इंडस्ट्रियल सेक्टर. तो इंडिया जो थी, अब हम ये बात कर रहे हैं कि ब्रिटिशर्स अभी आए नहीं थे, हम ये उससे पहले की कहानी शुरू कर रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की. फिर हम स्टेप बाय स्टेप करके आज तक आएंगे, तो पूरी स्टोरी होने वाली है. तो ब्रिटिशर्स से पहले की बात हो रही है कि ब्रिटिशर्स अभी आए नहीं थे. तो इंडिया जो थी वो हमारी फेमस थी, किस लिए? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए फेमस थी. ओके. फिर क्या हुआ? ब्रिटिशर्स आ गए. तो ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी कंडीशन बहुत ही पुअर हो गई. ठीक है. क्या हुआ? ब्रिटिशर्स के आने के बाद डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया. क्या हो गया? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. फटाफट से समझेंगे हम. ठीक है. तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, यानी कि ब्रिटिशर्स आए और जो हमारा इंडिया था, जो फेमस था हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बना हुआ जो क्राफ्ट इंडस्ट्री थी, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस था. तो ब्रिटिशर्स की वजह से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, यानी ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में डिक्लाइन हो गया. कैसे भाई? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो आई और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को सीधा जाके डिस्ट्रॉय कर दिया. एक्चुअली ब्रिटिशर्स का जो मोटिव था ना, ब्रिटिशर्स ने टू फोल्ड स्ट्रैटेजी अपनाई. क्या अपनाई? ब्रिटिशर्स ने टू फोल्ड स्ट्रैटेजी अपनाई. अब वो टू फोल्ड स्ट्रैटेजी क्या थी? ब्रिटिशर्स ने रॉ मटेरियल लिया इंडिया से और चीप रेट पे अपने ब्रिटेन में भेज दिया. ठीक है. रॉ मटेरियल ब्रिटिशर्स ने इंडिया से ले लिया और चीप रेट पे इंडिया से ले लिया और अपने ब्रिटिश वाली जो यानी अपने ब्रिटेन में वहाँ पर चीप रेट पे क्या कर दिया? एक्सपोर्ट कर दिया. सो एक्सपोर्ट कर दिया रॉ मटेरियल इंडिया से एट द चीपर रेट टू द ब्रिटेन. और फिर ब्रिटेन में जो फिनिश गुड्स बनाए रॉ मटेरियल से, उसको इंपोर्ट कर दिया हाई प्राइसेस में इंडिया में. तो ओवरऑल ब्रिटिशर्स को तो अपना ब्रिटेन को से मतलब था, तो ब्रिटेन को अच्छा करने के लिए उसने क्या किया? इंपोर्ट किया. ब्रिटेन ने तो इंपोर्ट किया रॉ मटेरियल और ब्रिटेन ने एक्सपोर्ट करा फिनिश गुड्स. इंपोर्ट तो कर लिया भाई, इंडिया तो बेवकूफ़ है. तो इंडिया से जो है, मतलब वो ब्रिटिश लोगों के लिए तो इंडिया जो है समझदार नहीं थी ना, तभी तो उसने फ़ायदा लिया. क्या किया? चीप रेट पे ले लिया और फिनिश प्रोडक्ट्स को बेच दिया हाई प्राइस पे. समझ में आ गया ना? अब ये जो स्ट्रैटेजी अपनाने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या करी? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी को यूज़ करा. तो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को एकदम जड़ से ख़त्म करने के लिए, पूरा डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या कारनामा किया ब्रिटिशर्स ने? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी का कारनामा किया. अब डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी क्या होती है? भेदभाव. डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, और टैरिफ पॉलिसी तो टैक्स की हेल्प से. तो उनने 3 ऐसे काम करे. देखो, पहला समझो, ड्यूटी यानी टैक्स. तो ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट कर दिया रॉ मटेरियल्स का फ्रॉम इंडिया से. अब भाई रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्ट तो फ्री कर दिया. ये यानी ड्यूटी फ्री, यानी कि फ्री यानी ड्यूटी फ्री. टैक्स नहीं लगेगा. कहने का मतलब है कि टैक्स नहीं लगेगा एक्सपोर्ट जो होगा रॉ मटेरियल का इंडिया से. भाई फ़ायदा ही फ़ायदा है, टैक्स नहीं लगेगा. 0% टैक्स पे रॉ मटेरियल गया ब्रिटेन में इंडिया से. और क्या हुआ? और उन्होंने टैक्स लगा दिया और उनने टैक्स यहाँ से भी हटा दिया. यानी रॉ मटेरियल जो फिनिश गुड जाएंगे इंडिया में, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा. ठीक है, क्योंकि उनको तो अपना फ़ायदा कराना ना. अगर टैक्स लगेगा तो ब्रिटिशर्स को, ब्रिटेन को अपना फ़ायदा चाहिए. तो सीधी सी बात है, समझ में आ रही है. तो भाई फिनिश गुड्स जो है इंपोर्ट होंगे, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा. इंडिया की बात कर रहे हैं हम. पर अगर इंडिया ने कुछ एक्सपोर्ट करने का सोचा हैंडीक्राफ्ट को, अपने इंडियन हैंडीक्राफ्ट को, तो उस पर हैवी ड्यूटी लगेगी, यानी उस पर टैक्स जो है ज़्यादा लगेगा. तो समझ में आ गया. तो इसलिए क्या हुआ? हमारा ओवरऑल डिक्लाइन हो गया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी की वजह से, और ये जो टू फोल्ड उनकी स्ट्रैटेजी थी. अब इसका एडवर्स इफ़ेक्ट क्या पड़ा? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय होने की वजह से क्या हुआ?
तो जाहिर सी बात है उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो ख़त्म हो गई, और इम्पोर्ट हुआ फिनिश गुड्स का, और फिनिश गुड्स इम्पोर्ट हुआ, यानी दोनों केस में नुकसान हुआ। तो भाई अनएम्प्लॉयमेंट हुई तो डिक्लाइन जो हुई, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो डिक्लाइन हो गई, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ गया, और बहुत सारे जितने भी आर्टिस्ट थे उनको फोर्सफुली क्या करना पड़ा, एग्रीकल्चर वापस से अपने लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर वाला प्रोफेशन ही टेकअप करना पड़ा। उन पर अच्छा खासा आर्ट था, अच्छी खासी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री चल रही थी, पर ये सब डिक्लाइन होने की वजह से उन्हें क्या करना पड़ा, अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ गया और उन्हें फोर्सफुली एग्रीकल्चर को अपनाना पड़ा। ठीक है, अपना टैलेंट छोड़ के उन्हें एग्रीकल्चर करना पड़ा। दूसरा, इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स हुआ। सो इंडियन हैंडीक्राफ्ट गुड्स कुड नॉट विदस्टैंड द फॉरेन कंपटीशन। इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स हैं वो फॉरेन कंपटीशन को विदस्टैंड नहीं कर पाए ऑफ द मशीन मेड शेप गुड्स। सो एज अ रिजल्ट इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स इंक्रीज। सो जो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट गुड्स है वो विदस्टैंड नहीं कर पाया फॉरेन कंपटीशन को। वही फॉरेन कंपटीशन यही था कि वो मशीन मेड चीपर गुड्स आ रहे थे, मतलब मशीन मेड गुड्स आ रहे थे, और वो उसका रेट थोड़ा ब्रिटिशर्स कम रखते थे। इंडियन के हैंडीक्राफ्ट का रेट तो ज़्यादा होता था थोड़ा सा। तो अब जो इंडिया के अपने ही लोग हैं वो क्या करते थे, वो मशीन मेड गुड्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। यूनिटी नहीं थी ना, तो इस वजह से जो है क्या हुआ, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का धंधा चौपट हो गया और इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स बढ़ गया। सिंपल सी बात है, समझ आ गई। और क्या हुआ ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडस्ट्री में, पता होना चाहिए हमें, है ना। सो और ये हुआ जो लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। तो एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स, जब ब्रिटिशर्स थे हमारे इंडिया में, तब कैपिटल गुड इंडस्ट्री का लैकेज। सो कैपिटल गुड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो प्रोड्यूस करती है मशीन को और टूल्स को, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग द आर्टिकल्स ऑफ फॉर कंजम्पशन। ठीक है, सो द कैपिटल गुड इंडस्ट्री रेफर्स टू दोज इंडस्ट्री which can produce machine tools which are used for producing articles for the consumption. Now during British rule there was hardly any capital good industry to promote further industrialization. So क्या था, तो कैपिटल गुड इंडस्ट्री वही इंडस्ट्री होती थी जिससे भाई हम मशीन प्रोड्यूस कर सकते थे और टूल्स प्रोड्यूस कर सकते थे जो हेल्प करते थे इन प्रोड्यूसिंग द आर्टिकल्स फॉर कंजम्पशन। तो ब्रिटिश रूल के टाइम पे देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्री टू प्रमोट द फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, एंड ब्रिटिशर्स डिड नॉट पे एनी अटेंशन ऑन द कैपिटल गुड इंडस्ट्री बिकॉज वो चाहते थे कि इंडियंस टू बिकम डिपेंडेंट ऑन देम। तो इसलिए उन्होंने कैपिटल गुड इंडस्ट्री पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करा। नाउ एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ, हमारे इंडिया में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को लेके वो बहुत ही लो हो गया। नाउ वी टॉक अबाउट लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो यहाँ पब्लिक सेक्टर, अगर ब्रिटिश के टाइम की बात करें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही हम पब्लिक सेक्टर का हिस्सा मानेंगे, है ना। तो उस समय जो है पब्लिक सेक्टर, क्योंकि ब्रिटिशर्स को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था, तो ब्रिटिशर्स का रोल ज़्यादा से ज़्यादा था बस सिर्फ रेलवेज़ को लेके इसलिए कि भाई ब्रिटेन है तो वहाँ पर सामान कैसे जाता होगा, ब्रिटेन में रेलवे से तो ज़्यादा नहीं होगा ऑब्वियसली, बट स्टिल उन्होंने रेलवेज़ पे फोकस करा, पावर जनरेशन पे फोकस करा, कम्युनिकेशन पे फोकस करा और पोर्ट्स पे, बस इतना ही उनका रोल था। पोर्ट्स यानी कि वो एयरपोर्ट्स हो गए, सी पोर्ट्स हो गए, तो ये हो गया, रेलवेज़ हो गए, पावर जनरेशन हो गया एंड कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, फिर हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया वर कन्फाइंड टू, इंडस्ट्रीज़ जो थी सिर्फ कन्फाइंड थी उस समय कॉटन टेक्सटाइल्स से और जूट मिल्स से। तो कॉटन टेक्सटाइल्स जो लोकेटेड थे वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में, महाराष्ट्र एंड गुजरात में, और जूट टेक्सटाइल जो कंसंट्रेटेड थे बंगाल में।
मतलब ओवरऑल हमने ये जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे अभी तक हमने इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा, तो हमने ये बोला कि पहले हमारी इंडिया की इंडस्ट्री जो थी हैंडीक्राफ्ट के लिए बहुत फेमस थी। फिर क्या हो गया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। वो कैसे हुआ, टू फोल्ड स्ट्रैटेजी से हुआ, जिसमें क्या होता था, एक्सपोर्ट तो होता था पर सिर्फ रॉ मटेरियल्स का होता था, और इम्पोर्ट होता था ब्रिटिश की जो मशीन मेड गुड्स होते थे उनका। और ये किस वजह से हुआ, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी की वजह से, यानी कि 0% टैक्स था किस पे, ड्यूटी फ्री था किस पे, कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो रॉ मटेरियल और इम्पोर्ट कर रहे हो अगर आप ब्रिटिशर्स मेड गुड्स, तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। पर हाँ, अगर इंडिया को अपने हैंडीक्राफ्ट गुड्स को एक्सपोर्ट करना है तो उस पर हैवी ड्यूटी थी। ठीक है। फिर एडवर्स इफ़ेक्ट क्या हुए, इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हुआ और इम्पोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स हुए। और फिर हमने क्या पढ़ा इसकी वजह, और हमने पढ़ा कि इस टाइम पे लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री थी, जीडीपी बहुत लो था, और रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर भी बहुत ही कन्फाइंड था, सिर्फ रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन और पोर्ट्स। तो ये अभी हमने फ़िलहाल एनालाइज़ किया एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है। सो अब जो हमने पढ़ा एक्सटेंट और पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, इसको मैं समराइज़ कर देती हूँ एंड फिर हम इसके आगे की स्टोरी पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर की। तो बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडिया अकाउंटेड अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड इंडस्ट्रियल आउटपुट। तो पहले जो है हमारा इंडिया जो है मतलब 25% जगह रखता था, एक क्वार्टर, 1/4 हिस्सा वर्ल्ड के इंडस्ट्रियल आउटपुट में। और वो जो एक्सपोर्ट थे वो कंसिस्ट करते थे किसको, समय कॉटन को अभी हमने पढ़ा, सिल्क फाइबर को, और ये जो कैलरीज थी। फिर क्या हुआ, डिक्लाइन हो गया बट इंडियन के हैंडीक्राफ्ट में, और इंक्रीज़ हो गया मशीन मेड गुड्स में। सही बात है। ब्रिटिश की पॉलिसी ने क्या इनकरेज करा, इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। फिर जो पॉलिसी थी ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी प्रोटेक्शन टू सम इंडस्ट्रीज एंड नो एफर्ट वर मेड टू फॉस्टर द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। तो इन 5 पॉइंट में ये पूरा समरी आ जाता है बेसिकली जो हमने पढ़ा। तो अगर किसी को आपने समरी बतानी हो तो आप बोलोगे कि भाई पहले जो हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट था ना, वो इंडस्ट्री जो थी वो वर्ल्ड के इंडस्ट्रियल आउटपुट की 1/4 हिस्सा था। फिर क्या हुआ, इंडियन हैंडीक्राफ्ट में डिक्लाइन हुआ, मशीन मेड गुड्स में इंक्रीमेंट हुआ। ब्रिटिश ने जो टू फोल्ड स्ट्रैटेजी अपनाई कि इंपोर्ट करा किसका, ब्रिटिश की जो मशीन मेड गुड्स थे, एक्सपोर्ट करा रॉ मटेरियल्स का। फिर जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी थी वो इंडस्ट्रीज़ पे थी, और कैपिटल मतलब जीडीपी भी लो हो गई थी, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, हमने ये पढ़ा भी। और क्या हुआ, कैपिटल गुड इंडस्ट्री का कोई इफ़ेक्ट नहीं था। देन इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, यही सब पढ़ा है ना हमने बस। और हमने पढ़ा भाई पब्लिक सेक्टर का रोल जो था बहुत ही कन्फाइंड था। तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ओके।